2021 में शुभेंदु अधिकारी मोदी जी पानी पी पी के कोस रहे थे, इससे भ्रष्ट कोई आदमी नहीं हो सकता। अब वो मुख्यमंत्री है। हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ सीडी निकाली थी, उससे भ्रष्ट कोई आदमी नहीं हो सकता, वो आज इनका मुख्यमंत्री है। सवाल तो ये था कि ईडी और सीबीआई जाती है, लोग ज्वाइन कर लेते हैं, पार्टियां टूट जाती हैं, इलेक्शन कमीशन जेब में आप लेकर चलते हैं। इलेक्शन कमीशन किसको मान्यता देनी है, किसको नहीं देनी है, कौन से फैसले को रोकना है, कौन से को नहीं रोकना है। आजकल न्यायालयों में भी नया खेल शुरू हो गया। आप तो दाल काली नहीं, दाल में काला नहीं, आपने पूरी दाल काली कर दी है। और एक मिनट भाई, 3 दिन में 3 जहाज के ऊपर अटैक होता है, देश के प्रधानमंत्री को टेलीप्रॉम्प्टर ही नहीं मिल रहा। अरे भाई टेलीप्रॉम्प्टर ढूंढ लो भाई, कहीं से 2-4 शब्द बोल दो। पहले तो बहुत बोलते थे, लाल आंखें, पीली आंखें, सफेद आंखें, अब चीन को क्लीन चिट देते हो। अच्छा बात नहीं। पेट्रोल, डीजल, रुपया डॉलर की तुलना में सब 100 के पार जा रहे हैं। देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसके रहते हुए 12 साल में 1 लाख स्कूल बंद हो गए। देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसके रहते हुए इसने इतना उद्यम किया कि नमस्ते मोदी, हाउ डी ट्रंप और पता नहीं क्या क्या कर डाला, और फिर हमारे नागरिक वहां से बेड़ियां और हथकड़ियां लगकर आए और ये पूरे बीजेपी उनका बचाव करती रही। साहब ये तो उनके कानून है, सबके सब चोर हैं साले। पहला प्रधानमंत्री है जिसके रहते हुए किसानों की आय घटी है। बहुत हुई किसानों के ऊपर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार हर एक घंटे में किसान सुसाइड कर रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री खामोश हैं, वो मेलोडी खेल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों आज डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी और आलोक शर्मा सीधे भिड़ गए हैं। दोस्तों सुधांशु त्रिवेदी का साफ साफ कहना है कि मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी हर चुनाव जीतती है, क्योंकि मोदी जी की जो आइडिया है, जो उनका विचार है, जो उनका ज्ञान है, वो बीजेपी के लिए रामबाण साबित हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। दोस्तों सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी और मोदी जी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। वहीं आज विश्व में मोदी जी के नाम का डंका बज रहा है। देश में सबसे अधिक सम्मान अगर किसे मिला है तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। दोस्तों जितनी भी पार्टियां जो हार रही है वो हार कर लास्ट में बीजेपी में शामिल हो जा रही है, क्योंकि सबको लगता है अब बीजेपी ही उभरती नई पार्टी है। तो दोस्तों इन सभी बातों का खंडन करते हुए आलोक शर्मा ने कहा है कि जब से मोदी जी 2014 में भारत में आए हैं तब से देश में महंगाई बढ़ते जा रही है। देश में बेरोजगारों की संख्या सबसे अधिक बढ़ गई है। आज महंगाई चरम पर है। गैस सिलेंडर के दाम देखिए, चाहे वो रुपये के मुकाबले डॉलर के दाम देखिए, रुपया गिरते जा रहा है, डॉलर बढ़ते जा रहा है, लेकिन मोदी जी चुप है। जब भी देश में कोई संकट आता है मोदी जी हमेशा देश से बाहर भाग जाते हैं। तो ऐसे ही आपके मोदी जी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बनने जा रहे हैं, लेकिन गरीबी पे बात नहीं करेंगे, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। तो दोस्तों इन सभी बातों से आलोक शर्मा ने सुधांशु त्रिवेदी की बातों का खंडन कर दिया है। दोस्तों बहुत ही गजब की डिबेट हुई है। आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सबसे पहला सवाल आलोक जी आप ही से कर लेते हैं। सब कुछ ठीक है तो फिर दिक्कत क्या है, और अगर दिक्कत है तो फिर कुछ ठीक नहीं है? कहां की बात कर रहे हैं आप? मैं पूरी कांग्रेस की बात कर रही हूं। कांग्रेस की मैं फिलहाल तो कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के उनके संबंधों की बात कर रही हूं। नहीं, मैंने सोचा कहीं देश की बात कर रहे हो कि ठीक है, तो मैं फिर चौंक गया थोड़ा सा। देखिए कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। कांग्रेस एक प्रमुख विपक्षी दल है, और 2014 से लेकर जब से ये लूट तंत्र और प्रचार तंत्र की सरकार आई है तब से हम एक विपक्ष के नाते अपना पूरा कर्तव्य जो हो सकता है 2014 के लैंड एक्विजिशन बिल से शुरू करके और नीट की परीक्षा तक हमने पूरी ताकत के साथ एक विपक्ष के रूप में सरकार को घेरने का प्रयास किया है, और यही हमारी लोकतांत्रिक भूमिका थी जिसको हम आगे भी निभाएंगे जब तक ये सरकार रहती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं तो फिर क्या जरूरत है क्षेत्रीय दलों को कहने की आप खुले मन से अगर स्वीकार कर लें तो हमारे साथ आ जाएं, घर वापसी करानी सबकी? देखिए मुझे लगता है कि 1989 के बाद से 1989 के बाद से हिंदुस्तान के अंदर कोएलिशन गवर्नमेंट्स रही हैं, गठबंधन की ही सरकारें रही हैं, और ये तमाम दल जिनके बारे में आपने अभी विस्तार से बताया, ये सब कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में कांग्रेस से ही अलग होकर गए हैं, और उनकी तरफ से भी और मीडिया के माध्यम से तमाम खबरें आ रही हैं। कुछ लीडर्स के अपने व्यक्तिगत बयान भी हैं। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से या किसी भी क्षेत्रीय दल की तरफ से अभी इस तरह की आधिकारिक कोई भी भूमिका या कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह से आज ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके सरकारें गिराई गई, सांसदों को विधायकों को तोड़ा गया, जिस तरह से तमाम चीजें घटनाक्रम अभी भी दिखाई दे रहा है, तमाम भ्रष्टाचारी भाजपा के अंदर वॉशिंग मशीन से धुलकर चले जाते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक तरफ देश ये प्लेटफॉर्म देख रहा है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रचार तंत्र और लूट तंत्र और भ्रष्ट तंत्र की एक सरकार है, उसको हटाने के लिए अगर सब अच्छे लोग आए इकट्ठे होकर, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं उसमें कोई गलत है। ये बताइए, बात तो सही है। सुधांशु जी, जब वो कह रहे हैं अच्छे लोग उनके साथ हैं, तो फिर वॉशिंग मशीन का क्या काम आ जाता है? और बार बार वॉशिंग मशीन का जो आरोप लगता है, क्षेत्रीय दलों को डरा धमकाकर, ईडी एजेंसी दिखाकर, सवाल पुराना है, लेकिन हर समय एक ही सवाल सबसे ज्यादा क्यों किया जाता है? देखिए देश में एक बदलाव आ रहा है, जनता की सोच में बदलाव है। आज सूचना के विस्फोट का युग है, अब कोई भी इंफॉर्मेशन आप छुपा नहीं सकते।
तो हो क्या रहा है कि कुछ पार्टियां परंपरागत पुराने स्टाइल की पॉलिटिक्स में, 20th सेंचुरी की पॉलिटिक्स में पड़ी हुई हैं। वो क्या पॉलिटिक्स है? सीएम बनना है तो कास्ट एंड मुस्लिम। अब ना बैठे रहो, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर लो, कुछ खास की बातें कर दो, कुछ इधर उधर के बयान दे दो, फिर अपने आप जो होना होगा वो हो जाएगा। मेहनत नहीं करनी है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में अमित शाह जी 25 दिन रहे। तो पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी कितने दिन रहे जाके बंगाल में? चलो छोड़ो, वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। तो आप कहेंगे बंगाल में तो हमारा कुछ था ही नहीं। चलिए, असम में मुख्य विपक्षी दल थे, कितने दिन रहे जाके? चलिए, केरल में ऑटोमेटिक सरकार आ गई, कितने दिन रहे जाके? उस समय तो कभी निकोबार में, कहीं वियतनाम में घूमेंगे। अब आप जब धरातल पे काम नहीं करेंगे, और ये चुनौती दोनों के सामने, क्षेत्रीय दलों के सामने भी और कांग्रेस के सामने भी, क्योंकि अब जो युवा है देश का, जो जनता है, वो परफॉर्मेंस देख रही है कि आप धरातल पे कर क्या रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस को क्या लगता है? देखिए, कई राज्यों में ये सत्ता से गए, जैसे उत्तर प्रदेश में 89 के बाद से नहीं आए, गुजरात में 95 के बाद से नहीं आए, पश्चिम बंगाल का भी चुनाव हुआ है 77 के बाद से नहीं आए, और तमिलनाडु में 67 के बाद से नहीं आए। मतलब एक कहावत होती थी, हम लोग मजाक में कहते थे ना कि वो एक उसका ट्रांसलेशन करो कि वो गया 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 तो ऐसा गया कि लौटा ही नहीं, तो कहीं इवेंट सो ऐसो इवेंट की केमा ही ना आई। तो देयर आर सेवरल स्टेट्स इन इंडिया जहां पर इवेंट सो ऐसो इवेंट की केमा ही ना आई। तो अब उनको लगता है कि ऑटोमेटिक बैठकर मिल जाए, और ये हो भी सकता है। कारण क्या अगर है? कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बन जाए तो दिक्कत क्या है बीजेपी को? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो तो उनसे पूछना चाहिए जो मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं। आज धीरे धीरे कांग्रेस कमोबेश उसी दिशा की तरफ आगे बढ़ रही है, क्योंकि देखिए ये लोग सुविधा की राजनीति करते हैं, बट बैठा बैठाया इक्वेशन चाहिए। जैसे बंगाल में ममता बनर्जी जी के जो मुख्य रणनीतिकार थे 2021 के चुनाव में, प्रशांत किशोर ने ऑन रिकॉर्ड बोला था कि हमारी तो गिनती ही 30% से शुरू होती है। अब सोचिए, तो सुविधा की राजनीति ना, 30% तो बना बनाया है, फिर थोड़ा ऊपर से लेना। हम -30 से शुरू करके खाओ मां कसम कहां पहुंचते हैं? 2011 में बंगाल में 2% वोट, 2016 10% वोट और 3 सीटें, 2021 38% वोट 77 सीटें, और 2026 में 46% वोट 207 सीटें। ये होता है मेहनत करके। राज्य के चुनाव अधिकारी को उसके बाद अगर आप मुख्य सचिव बना देंगे तो सवाल तो उठेंगे ना। वो यही कह रहे हैं बार बार कि आप चुनाव आयोग को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? दूसरी बात, मैंने, चलिए मैं आपसे ये बात कहता हूं, जो लोग चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं आप क्या काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं? हमारे यहां अमित शाह जी, नड्डा जी, वर्तमान अध्यक्ष नितिन नवीन जी और राजनाथ सिंह जी के आपने अनेकों सम्मेलन देखे, जो बूथ लेवल कार्यकर्ता सम्मेलन किए, मंडल लेवल के कार्यकर्ता सम्मेलन किए, शक्ति केंद्र स्तर के कार्यकर्ता सम्मेलन किए। बताइए कांग्रेस में आपने कितनी बार बूथ लेवल कार्यकर्ता सम्मेलन होते देखे? अब मैं उल्टा बताता हूं, एक लाइन और कह दूं फिर। गुजरात में राहुल गांधी जी जाके कहते हैं कि यहां 2 प्रकार की कांग्रेस है, एक कांग्रेस जो कांग्रेस के साथ है, एक कांग्रेस जो भाजपा के साथ है। भाई साहब, जो लोग नहीं भी कुछ कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, ऐसा वाक्य आप क्यों बोल रहे हैं? ये समझना चाहिए। इसीलिए एक संस्कृत की कहावत है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात उद्यम करने से, मेहनत करने से कार्य सिद्ध होते हैं। सोते हुए शेर को ख्वाब देखते हुए उसके मुंह में अपने आप हिरन प्रवेश नहीं करते हैं। देखिए, आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? 2021 में शुभेंदु अधिकारी मोदी जी पानी पी पी के कोस रहे थे, इससे भ्रष्ट कोई आदमी नहीं हो सकता। अब वो मुख्यमंत्री है। हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ सीडी निकाली थी, उससे भ्रष्ट कोई आदमी नहीं हो सकता। वो आज इनका मुख्यमंत्री है। यही नहीं, अभी और सुनिए। सवाल तो यह था कि ईडी और सीबीआई जाती है, लोग ज्वाइन कर लेते हैं, पार्टियां टूट जाती हैं, इलेक्शन कमीशन जेब में आप लेकर चलते हैं। इलेक्शन कमीशन किसको मान्यता देनी है, किसको नहीं देनी है, कौन से फैसले को रोकना है, कौन से को नहीं रोकना है। आजकल न्यायालयों में भी नया खेल शुरू हो गया। आप तो दाल काली नहीं, दाल में काला नहीं, आपने पूरी दाल काली कर दी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी इन्होंने उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति का पूरा श्लोक सुना दिया। ये उद्यम बहुत कर लिया भाई, 5 गुना देश के ऊपर कर्जा चढ़ गया, हमारे नागरिक वहां पर मर रहे हैं, आप लोगों के मुंह से एक जबान से शब्द नहीं निकलते हैं। विदेश मंत्रालय की बात कर रहे हैं क्या? 3 दिन में 3 जहाज के ऊपर अटैक होता है, देश के प्रधानमंत्री को टेलीप्रॉम्प्टर ही नहीं मिल रहा। अरे भाई, टेलीप्रॉम्प्टर ढूंढ लो भाई, कहीं से 2-4 शब्द बोल दो। पहले तो बहुत बोलते थे, लाल आंखें, पीली आंखें, सफेद आंखें। अब चीन को क्लीन चिट देते हो। विदेश नीति हो, अर्थनीति हो, सामाजिक नीति हो, सबका भट्टा बैठा दिया। देश का प्रधानमंत्री मंगलसूत्र भैंस खोल ले जाएंगे 80-20 शमशान कब्रिस्तान पे वोट मांगता है, फिर आप कहते हो उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति। हालत यह है कि देश के ऊपर कर्जा तो चढ़ ही रहा है, पेट्रोल, डीजल, रुपया, डॉलर की तुलना में सब 100 के पार जा रहे हैं। देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसके रहते हुए 12 साल में 1 लाख स्कूल बंद हो गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसके रहते हुए इसने इतना उद्यम किया कि नमस्ते मोदी, हाउ डी ट्रंप और पता नहीं क्या क्या कर डाला, और फिर हमारे नागरिक वहां से बेड़ियां और हथकड़ियां लगकर आए, और ये पूरे बीजेपी उनका बचाव करती रही। साहब, ये तो उनके कानून है, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। पहले नहीं थे कानून। देवयानी खोबरागड़ी के टाइम पे जब मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो केरल पे 2 नाविकों को, हमारे केरल को शूट कर दिया था इटली वालों ने, जब मोदी जी बड़े बड़े भाषण देते थे। आज सरकार खामोश बैठी है। चलिए सुधांशु जी, ये पहला प्रधानमंत्री है जिसके रहते हुए किसानों की आय घटी है। बहुत हुई किसानों के ऊपर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार, हर 1 घंटे में किसान सुसाइड कर रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री खामोश हैं, वो मेलोडी खेल रहे हैं।
दुर्भाग्य यह है कि आपने विदेश नीति का ऐसा भट्टा बैठाया है कि पाकिस्तान जिससे युद्ध हो रहा था, हमारी सेनाएं चढ़कर मार रही थी, आप ट्रंप से और एप्स्टीन फाइल से और इजराइल से डरकर आपने सरेंडर कर दिया। ये तो आरोप चीन लगा रहे को हैं। क्लीन चिट दे दिया आपने। चीन हमारी जगह पर घुस के बैठा है, देश के प्रधानमंत्री क्लीन चिट देते हैं। विदेश नीति जीरो कर दी। जिस तरह से आज तमाम चीजें खड़ी हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था की हो चाहे विदेश नीति की हो, वो मैक्सिमम मोदी जी की देन है। एक व्यक्ति वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको एक कोसते हुए नहीं थकते। अभी कंपैरिजन चल रहा था, उस व्यक्ति ने 2 दर्जन 4 दर्जन 5 दर्जन संस्थाएं बनाई और इस व्यक्ति ने वही 5 दर्जन संस्थाएं बेची। उस व्यक्ति ने अपने घर के परिवार के 200 करोड़ रुपए उस जमाने में यहां पर राष्ट्र को समर्पित किए और इन्होंने तमाम राष्ट्र की संपत्तियां अपने व्यापारी मित्रों को समर्पित। आलोक जी के इन आरोपों मैं जवाब देना चाहता हूं। ये बताइए, अंग्रेजों के जमाने में 200 करोड़ कमाया कैसे? मैं कैसे कमाया भाई? और सुनिए, चाहे नेहरू जी हो या गांधी जी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के घर में रहते थे। चाहे दुखद घटना थी, पर गांधी जी की अंतिम सांस भी एक बड़े औद्योगिक घराने के घर में हुई। हमारे नेता किसी के घर में जाके नहीं रहते थे। इसलिए जब आप बात करें तो बिल्कुल फैक्चुअल बात करें। अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप आपकी बात पर। आपने कहा साहब ईडी सीबीआई और ये वो, मैं पिछले 35 सालों के एक लोकसभा बताइए जब इनके नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोपों में कोर्ट के द्वारा निर्धारित केसों में, इनकी सरकार ने कुछ नहीं किया था, जांच एजेंसी और कोर्ट के चक्कर न काटे हों। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज राहुल जी और सोनिया जी जिस नेशनल हेराल्ड केस में मुचलके पे हैं, वो अक्टूबर 2013 में कोर्ट के आदेश पे, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पे इनिशिएट हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। 2011 में कनिमोझी और इराजा जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2010 में सुरेश कालमाड़ी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2008 में शिबू सोरेन जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती पे 2006 में डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। 2001 में करुणानिधि जेल गए, 1997 में लालू प्रसाद यादव जेल गए, 1996 में जयललिता जेल गई, 1994 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड हुआ, 1987 में राजीव गांधी पे आरोप लगा, 1990 में एफआईआर दर्ज हुई। तब कहां थी भाजपा, कहां थे मोदी और शाह? मेरे भाई, इसीलिए मैं कहूंगा, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। अब आता हूं बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल विदेश नीति के ऊपर मैं बताना चाहता हूं। इनके जमाने में इन्होंने कहा, नेहरू जी का बड़ा वो, नेहरू जी किश्तों में प्रधानमंत्री बने। पहले प्रधानमंत्री बने 2 सितंबर 1946 को, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत वेवल के द्वारा शपथ ली, ट्वीन की निष्ठा की शपथ ली, यूनियन जैक झंडे के नीचे। दूसरी किश्त 15 अगस्त 1947 माउंटबेटन के द्वारा शपथ ली, स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। अब बताइए, जब ये पहली बार प्रधानमंत्री बने, पहले तो आधा आधा भारत का हिस्सा टूट गया उन्हीं के रिजीम में। अब 47 के बाद जो भारत बचा तो पीओके चला गया और अक्साई चीन चला गया। यानी नेहरू जी की विदेश नीति को यदि एक लाइन में कहें कि आधा आधा पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का वह ऊंचा भाल गया। इसलिए मैं एक और बात कहना चाहता हूं, बिल्कुल सही बात है। आज की भी विदेश नीति अगर आप देखें गौर से, तो आज भारत की स्थिति क्या है, मैं इनसे विनम्रता और दृढ़ता से कहता हूं, एक देश बताइए जहां पेट्रोलियम के दाम हमसे कम बढ़े हों। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में एक देश बताइए जहां महंगाई हमसे कम हो। अरे राहुल गांधी कह रहे हैं सुनामी आने वाली, नहीं साहब, उन्हें पता ही नहीं, सुनामी आ चुकी है दुनिया के समुद्रों में, जहाज उलट पलट गए हैं। अमेरिका में 20 से 40% पेट्रोलियम के कॉस्ट बढ़े। आज आप अभी अपना मोबाइल खोलिए और देखिए सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स में कितना है पेट्रोल। यूरोप में 20 से 40%, एशिया और अफ्रीका में 60% तक बढ़े हैं, भारत में अभी तक 10% बढ़े हैं। और इसके बावजूद आज भी मैं आपसे कहता हूं, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है, $680 बिलियन हुआ है। भारत में नेट इनफ्लो बढ़ा है एफडीआई का, $94.5 बिलियन हुआ है। तो झूठ पे झूठ स्थिति क्या है? देखिए, सुनामी आई है, जहाज पलट गए हैं, इतना हो गया है, हमारे जहाज पे भी झटके लग रहे हैं। हमारा कैप्टन बड़ी कुशलता से लेके जा रहा है, तो क्या कह रहे हैं, नहीं, जो झटके लग रहे हैं उसके लिए कैप्टन दोषी है, सुनामी को मत देखो, कितनी बड़ी बड़ी तरंगें उठ रही उसको मत देखो। और फिर ये कहेंगे, तो इसलिए मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा मोदी जी की तरफ से विपक्ष के लिए, हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं और बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चश्मा बदलना है कि नजर बदलनी है कि नजरिया, ये आरोप लगा रही है। नहीं, मैं ईरान से शुरू कर लेता हूं। ईरान में मोदी जी गए थे 1 साल 1.5 साल पहले, एक वो कोई कुरान भी लेके गए थे, पुरानी लिखी हुई, और वहां कहा था हमारा तो बहुत पुराना संबंध है, और वहां का सिविलियन अवार्ड सबसे बड़ा लेकर आए थे। आज ईरान इनका दुश्मन हो गया, क्योंकि एप्स्टीन फाइल के नीचे। अरे भाई, आप खमैनी, ये कहां कहा गया है? ईरान का भारत के बीच में नहीं बोला, नहीं, आपके बीच में आलोक जी विदेश की बात है, आलोक जी दूसरे देश की बात है, ये इस पर भारत ने कब कही है? मैं फिर कहूंगा, जब उनके शीर्ष नेतृत्व को मारा गया, 5 दिन तक इस सरकार में इजराइल के और अमेरिका के डर से साइन करने की हिम्मत नहीं थी। क्यों हिला डाला ना? इससे बुरा दुखद कुछ नहीं हो सकता है। मानवता के लिए अगर देश आवाज नहीं उठा सकता है, तो मैं समझता हूं कि फिर हमारी संप्रभुता के ऊपर जो तमाम हम सवाल उठाते हैं,
कि जिस तरह से मोदी जी संप्रभुता के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं वो सही है। इस सवाल का जवाब दे वापस दीजिए सुधांशु जी, उसके बाद आलोक जी। एक मिनट, एक देखिए, विदेश की बात है, एक ईरान की जो बात है, बात है, देश मैं में आप स्पष्ट कुछ भी करना कहिए, अलाउड है। देखिए देखिए, इतना लंबा किसी भाषण हुआ, मौका तो दीजिए। नहीं, इस पॉइंट पे देखिए, विदेश का मामला बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं। खमनई साहब वहां सुप्रीम लीडर थे और उनपे जाकर हमारे विदेश सचिव ने हस्ताक्षर किए शोक प्रस्ताव पे। मगर मैं एक टेक्निकल बात कहता हूं, यूनाइटेड नेशंस में ईरान का चीफ राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री है, सुप्रीम लीडर उनका अंदरूनी मामला है। जैसे सोनिया गांधी जी सुप्रीम लीडर थी यूपीए में, मगर हेड ऑफ द स्टेट का दर्जा डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास था। जब इब्राहिम रईसी फरवरी 2025 में ईरान के राष्ट्रपति मारे गए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, भारत ने बाकायदा शोक व्यक्त किया और एक दिन का राजकीय शोक किया भी। मगर प्रॉब्लम क्या है, ये सुप्रीम लीडर वालों को सुप्रीम लीडर से ज्यादा वो नजर। आलोक जी बोलिए। देखिए विदेश नीति के ऊपर तमाम चर्चाएं हुई। आज हालत यह है, 5 दिन पहले कहते हैं पाकिस्तान तो मीडिएशन करके दलाली कर रहा है, फिर 5 दिन बाद राजनाथ जी कहते हैं हम भी तैयार हैं। इनकी विदेश नीति हमेशा से ढुलमुल रही है। जिस तरह से चाहे वो इजराइल का मैटर हो, मोदी जी गए वहां पर युद्ध से 2 दिन पहले, उनको पता नहीं चला युद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई तैयारी नहीं की। और अगर नहीं पता था तो आपको कम से कम इजराइल को कहना चाहिए कि भाई हम आके मिले तो कम से कम उस बात का जवाब दे देते। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज देश के अंदर जिस तरह के हालात हो गए, सब कुछ बंधक बना लिया गया है। ईडी सीबीआई के पास इनका कोई जवाब नहीं है। इनके पास पीएम केयर फंड का जो प्रधानमंत्री हिसाब नहीं दे सकता हो, जो प्रधानमंत्री देश में 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर सका हो, टेलीप्रॉम्प्टर पे अगर लाइट चली जाए तो सुनाई दे रहा है हेलो हेलो बोलने लग जाए, उसको हम आज सबसे बड़ा वक्ता मानते हैं, जिसकी अपनी डिग्रियों का पता नहीं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री कहां से लाए, वो परीक्षा पे चर्चा करता है और नीट के एग्जाम पर सीबीएसई के कांड पर चुप बैठा रहता है। इतना कमजोर प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया। वो दबा रहता है। एप्स्टीन फाइल की डिटेल तमाम मंत्रियों के पास तो नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान से डरता है वो प्रधानमंत्री, वो अपनी सरकार के लोगों से डरता है और तमाम लोग जो उनके ऊपर सवाल उठाते हैं वो गायब हो जाते हैं मार्केट से। किस अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तरह से लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू बनकर काम कर रहा है, किस तरह से लोकतंत्र की चोरी हो रही है सरेआम, किस तरह से आप देखिए किसी राज्य में 50 लाख वोट बढ़ रहे हैं, किसी में घट रहे हैं। केरल में किसकी सरकार बनी आलोक जी? चंडीगढ़ मॉडल, ब्राजील मॉडल, किसी से छुपा हुआ है क्या? किस तरह से बंगाल में क्या हुआ, 27 लाख लोग वोट नहीं डाल पाए। ममता जी जीते हारे, हम जीते ये जीते, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं लज्जा आनी चाहिए, जो कहता है इस बार वोट नहीं डालेंगे तो अगली बार डाल लेंगे। जैसे सबके सब चोर हैं साले। मंगलवार का भंडारा है, इस मंगलवार नहीं खाएंगे अगली बार खा लेंगे। देश के लोकतंत्र को हम कहां लेकर जा रहे हैं, ये सोचना बहुत जरूरी है। मोदी जी चाहते हैं 400 पार हो जाए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो जाए, सारी शक्तियां मैं अपने पास ले आऊं। 150 सांसदों को आप संसद में जिस तरह से, काफी लंबा हो गया भाषण, आपका बहुत लंबा था, मैं जवाब दे रहा हूं। 150 सांसदों को आप जिस तरह से सस्पेंड करके बिल पास करते हैं, 700 किसान शहीद हो जाते हैं। ये सेम हालत ये है, वही हर डिबेट में बोलने नहीं, मैं हर डिबेट की बात नहीं कर रहा हूं। देश को काफी लंबा हो गया, आप देखिए टाइम खत्म हो रहा है भैया। अंतिम बात कहना चाहूंगा, टाइम आपका भी खत्म हो रहा है, बंगाल की पार्टी का बात भी खत्म हो रहा है। बंगाल की बात चल रही थी अभी। बंगाल में इन्होंने गाय के नाम पर वोट मांगा और सरकार आने के बाद कहा कि जो बुजुर्ग 14 साल की गाय है उसको काटने की परमिशन, इजाजत हम देते हैं। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही शंकराचार्य के ऊपर झूठे केस ला देंगे। 5 दिन तक हिंदुस्तान, एक मिनट, अंतिम अरे भाई अंतिम क्या, समय की मुझे इजाजत नहीं है इससे ज्यादा। अंतिम बात, 5 दिन तक हिंदुस्तान के मीडिया ने फिर शंकराचार्य आप कहेंगे मैं आपको बोलने नहीं देती सुनिए ना हूं। मैम, सुनिए ना, अब ये तो तरीका नहीं हो सकता ना, आप लगातार बोलते रहेंगे। शंकराचार्य के सुनिए, ऊपर सुनिए, रेप मैं के केस बताता लगे। हूं। 5 दिन तक हिंदुस्तान के मीडिया ने प्रधानमंत्री जी पे लेकिन 2 दिन से आलोक जी, हमने चलाया उन्हें लाइव शंकराचार्य जी को, आप वो कुछ भी रेप का बोलेंगे केस तो करने चलेगा। वाला यू-टर्न ले गया दिखाई पड़ रहा कि है। मैंने झूठे केस किए थे, लेकिन हिंदुस्तान के मीडिया में हिम्मत नहीं है कि सनातन की आवाज उठा सके। हमने चला चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो मुझे।